हेलो एवरीवन, विजय अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हमने कंसाइनमेंट में कवर किया है। कंसाइनमेंट का आशय क्या होता है, कंसाइनमेंट और सेल के बीच में अंतर क्या होता है, इसको समझा। जो कंसाइनमेंट के अंदर जो भी पार्टियां होती हैं, चाहे कंसाइनर हो कंसाइनी हो, इसको समझा। जो इनको मिलने वाले कमीशन होते हैं उनके बारे में सारी चीजें हमने समझ ली हैं। अब बात करेंगे इस वीडियो में हम जो माल भेजा जाता है उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, अब क्या हुआ था, अभी तक हमने क्या समझ लिया था कि सारा माल जो है वो मिस्टर ए के पास से, हमारे ए कौन है, मिस्टर ए जो है कंसाइनर है। कंसाइनर से माल कहाँ आ गया था, मिस्टर बी के पास आ गया था। अब मिस्टर ए ने माल किसको भेजा था, मिस्टर बी को भेजा था। किस लिए भेजा था, इसलिए भेजा था कि मिस्टर बी इस माल को क्या करे, आगे सेल कर ले। जो उन्होंने गुड्स सेल की थी, यहाँ पर भेजी थी, जो ट्रांसफर की थी, वो गुड्स को क्या करे, ये जो भी कस्टमर है यहाँ पर जो भी कस्टमर है जो क्या करने आ रहे हैं, बाय करने आ रहे हैं, इनको ये सेल करे। बट ऐसा जरूरी तो नहीं कि सारा माल जो कंसाइनर की तरफ से, मतलब जो प्रेषक की तरफ से भेजा जाए कंसाइनमेंट के अंदर, वो सभी माल बिक जाए। कई बार माल नहीं बिकता है, उसके कई सारे कारण होते हैं कि कस्टमर को वो माल पसंद नहीं आया, कस्टमर को उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, कस्टमर को उसका प्राइस अच्छा नहीं लगा। तो अब क्या होता है, कुछ माल जो बचा रह जाता है, मतलब जो नहीं बिक पाता है, उसको क्या करते हैं, फिर सामान्यतः कई बार ऐसा होता है कि इस जो माल नहीं बचा हुआ रहता है, जो बच जाता है माल, जो माल नहीं बिका हुआ रहता है, उसे क्या करते हैं, मिस्टर बी वापस किसे सेंड कर देते हैं, वापस कर देते हैं समटाइम्स किसको, प्रेषक को ही। मतलब जिन्होंने माल भेजा था उसमें से जो माल बच गया, उस माल को क्या किया गया, वापस भेज दिया गया। तो अब इस सारे ट्रांजेक्शन को समझेंगे कि माल भेजते समय उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। और क्या होता है, कुछ माल अब बचा रह गया, तो या तो वो क्या करेंगे, या तो भेज देंगे, तो फिर उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, या फिर वो किसके पास रखा रह जाएगा, प्रेषणी के पास, मतलब कंसाइनी जो है, कंसाइनी उसके पास ये माल यहाँ पर स्टॉक में रखा रहेगा, जिसे हम कह सकते हैं अंत में बिछा हुआ माल। तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो अब जो हमारा मिस्टर बी है उसके पास क्या बचा रह गया है, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ रह गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमने एक नियम समझा है, चाहे वो अल्टीमेटली ये माल किसका है, जो मिस्टर बी के पास ये जो स्टॉक बचा हुआ है, अल्टीमेटली इस स्टॉक पर अधिकार किसका है, इस स्टॉक पर अधिकार है मिस्टर ए का, है ना। तो अब ये स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, ताकि हमें फिर क्या निकालने में, हमें करेक्टली क्या निकाल पाए, हम अपना प्रॉफिट या लॉस जो इस एक्टिविटी, जो व्यापार से हुआ है, उसको निकाला जा सके। तो इसके लिए हमें जो स्टॉक बच गया है उसका वैल्यूएशन करना चाहिए। तो चाहे वो व्यापार कहाँ पर, जो चाहे वो स्टॉक कहाँ बचा हो, चाहे वो स्टॉक प्रेषण के व्यापार के अंतर्गत भी बचा हो, उस क्लोजिंग स्टॉक का भी क्या करना चाहिए, वैल्यूएशन करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम क्या निकाल सके, प्रेषण के व्यापार में, मतलब जो कंसाइनमेंट में हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है, इसकी हम क्या कर सके, यहाँ पर कैलकुलेशन कर सके। तो इसके लिए भी क्लोजिंग स्टॉक जो अंत में बिना बिका हुआ माल रह जाता है, उसकी क्या करना पड़ती है, कि वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो अब हम ये सारा कंसेप्ट को इसमें कवर करेंगे कि जो माल वापस भेज दिया जाएगा उसका वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, और जो माल इनके पास बच गया है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाना चाहिए। इसको हम डायरेक्टली अब पढ़ते हुए ही समझते हैं, तो दोनों चीजें हो जाएंगी, हमारा पढ़ना भी साथ ही साथ हो जाएगा और समझते भी चले जाएंगे हम। ओके, तो समझ में आया। तो जो माल अंत में बचा हुआ रह गया है उसको कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा, उसका इम्पैक्ट कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें हम अब समझते जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इस पर। तो देखिए, ना बिके माल का उपचार कैसे करेंगे, जो माल क्या हो गया है, बिका नहीं है, जो अनसोल्ड है गुड्स, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उस पर बात करते हैं। तो देखिए, क्या हो गया, जो स्टॉक एंड में क्लोजिंग के रूप में बचा हुआ है उस पर अब हम बात करें। तो यह आवश्यक नहीं है कि प्रेषण पर भेजा गया समस्त माल अवधि विशेष में ही बिक जाए, मतलब जिस समय उसे भेजा गया है सारा की सारी गुड्स क्या हो उसी समय बिक जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं। सब माल बिके या उसका कुछ भाग बिके, किंतु प्रेषणी, मतलब जो कंसाइनी था, उसको निश्चित अवधि में
व्यतीत होने पर क्या होता है, विक्रय विवरण, मतलब जो सेल्स अकाउंट देना रहता है, स्टेटमेंट देना रहता है किसको, जो हमारा प्रेषणी होता है वो किसको बना करके देते हैं, प्रेषक को बना करके भेजते हैं। मतलब उसमें क्या होती है, उसमें एक डिटेल भेजते हैं कंसाइनर को कि देखिए मैंने इतना इतना माल बेचा है, उस माल का ये प्राइस है, यहाँ पर प्राइस लिखा होता है, पूरी सेल लिखी होती है, क्या एक्सपेंसेस करे उन्होंने ये सारी, और कितना पैसा वो भेज रहे हैं, कितना पैसा वो एडजस्ट कर रहे हैं, उनका कमीशन कितना है, ऐसी एक पूरा पत्रक बना करके वो क्या करते हैं, वो भेजते किसको हैं, अपने कंसाइनर या जो प्रधान है उनको भेजा जाता है। अतः विक्रय विवरण बनाते समय प्रेषित माल प्रेषणी के पास बिकने से रह जाता है, मतलब कई जो गुड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कुछ रह जाती है क्लोजिंग स्टॉक में, तो उसे प्रेषण स्टॉक कहते हैं। जो माल अंत में बचा रह जाता है उसे क्या कहा जाता है, कंसाइनमेंट स्टॉक या प्रेषणी के पास स्कंद स्टॉक विथ एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो उसे मेनली क्या कहा जाता है, ज्यादातर समय क्या यूज किया जाता है वर्ड, तो वो किया जाता है कंसाइनमेंट स्टॉक। ओके, तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उस पार्ट में हम अकाउंटिंग पार्ट में जो इसका वैल्यूएशन पार्ट है उसको हम कवर करेंगे कि देखिए प्रेषण स्टॉक का लेखा कैसे करेंगे, तो उसके अंदर जो वैल्यूएशन की जाती है क्लोजिंग स्टॉक की, उस पर अब हम बात करते हैं। तो देखिए प्रेषण मतलब जो कंसाइनमेंट है उस पर क्या शुद्ध नेट प्रॉफिट या हानि निकालने ज्ञात करने के लिए जो कंसाइनमेंट स्टॉक है उसका वैल्यूएशन करना, मूल्यांकन किया जाता है तथा उसे हिसाब में लाने के लिए उपर्युक्त पुस्तकों में क्या किया जाता है, प्रेषण खाता भी खोला जाता है, मतलब जो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट है उसको भी खोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी किस लिए की जा रही है, ताकि हम जो कंसाइनमेंट पे क्या है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसका प्रॉपरली हम क्या कर सके, कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, तो प्रेषक की पुस्तकों में, प्रेषक मतलब जिसने क्या करा है, जिसने अपनी माल को भेजा है, बाह्य प्रेषण पुस्तक तथा विक्रय विवरण से पता लगा लेता है कि प्रेषक के पास कितना माल बिकने से रह गया है। मतलब वो सारी बुक्स देख करके ये पता लगा लेते हैं कि प्रेषक के पास कितना बिका माल, जो भेजा था हमने वो माल बिकने से रह गया है। इस बचे हुए माल का मूल्य निर्धारण कर वह प्रेषण स्कंद खाता नाम करते हैं और प्रेषण खाता क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। मतलब कौन सा खाता हम डेबिट करेंगे, तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और प्रेषण का खाता क्या कर देंगे, प्रेषण अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट क्या कर देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये किसकी खाते में करेंगे हम, प्रेषक की खाते, मतलब जो प्रधान की बुक से उसमें ये सारे ट्रीटमेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब जो प्रेषणी है मतलब जो कंसाइनर था हमारा, जिसके पास हमने माल भेजा था, मतलब कौन, कंसाइनर जो मिस्टर बी थे, उसके पास अब क्या एंट्री होगी, तो देखिए सामान्यतः इनके पास कोई एंट्री नहीं की जाती है ना। तो प्रेषित माल का क्या होता है, स्वामी नहीं होता है, मतलब ये तो क्या है, एजेंट है, क्योंकि यह माल उसका क्रय नहीं करा है, ना तो उसने क्रय कराया ये माल, ना तो परचेस करा, उसके पास तो क्या हुआ, माल आया है। एवं प्रेषण पर भेजे गए माल में से जो माल बिकने से रह जाता है उसके लिए वह अपनी पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं करता, क्योंकि सारी राइट्स किसके पास है, सारे राइट्स तो मिस्टर ए के पास है, जो प्रेषणी है, जो एजेंट है, उसके पास कोई राइट नहीं है, तो वो अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री सामान्यतः नहीं करते। आवश्यकता अनुसार प्रेषक को ये क्या करते हैं, बस सूचना देते रहते हैं कि सर मेरे पास इतना बचा माल है, उसकी ये क्वांटिटी है, ये वैल्यू वाला माल मेरे पास बचा है, ताकि क्या हो सके, प्रेषक जो है उसका वैल्यूएशन कर सके। उसके पास कितना माल बचा हुआ है, कितना नष्ट हुआ है, ताकि वो सारी जानकारी किनको देते हैं, प्रेषक को देते हैं, ताकि प्रेषक क्या कर सके, मतलब जो हमारा कंसाइनर है वो क्या कर सके, वो प्रेषण स्कंद का क्या कर सके, मूल्यांकन करने में उसे क्या हो, सुविधा हो, ताकि वो निकाल सके कि हाँ भैया कंसाइनमेंट में जो स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या है, वो उससे निकाल सके। तो अब हम बात करेंगे किस पर, अब हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। जो कंसाइनमेंट स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है इसके ऊपर बात करेंगे, और इस पर जो प्रैक्टिकल बन सकता है वो भी, उस पर भी बात कर लेंगे। तो हमारा ये भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर हो जाएगा। एग्जामिनर अगर प्रैक्टिकल कंसेप्ट पर उनको क्वेश्चन पूछना होगा तो दो ही जगह है जहां से वो मैक्सिमम पूछेंगे। एक तो क्या है, एक तो कमीशन के ऊपर क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल बनेगा तो वो, और दूसरा है कंसाइनमेंट के ऊपर, मतलब जो स्टॉक है स्टॉक के वैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना होगा तो वो ये दो टॉपिक से पूछेंगे, या तो कमीशन पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है वो पूछ सकते हैं, या फिर कहाँ बन सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो स्टॉक वैल्यूएशन है उसके ऊपर। तो दोनों ही जगह मैंने इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर से रखें।
साधारण स्कंद के मूल्यांकन की भांति ही हमको क्या करना रहता है, प्रेषण पर जो कंसाइनमेंट स्टॉक है उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। तो साधारणतः हम स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं कि जो कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगता है। किसके ऊपर, कंसाइनमेंट स्टॉक के ऊपर भी यही बात लगती है कि जो लागत है, मूल्य है, मतलब जो उसकी कॉस्ट है वो, और बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो उस पर इसका वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, किसका वैल्यूएशन किया जाता है, कंसाइनमेंट स्टॉक का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब इसके दो कंडीशन, मतलब दो सिचुएशन हो सकती है, दो दशाओं में इसका वैल्यूएशन किया जाता है। एक तो पहली क्या है, हानि ना होने की दशा में। अब हानि ना होने की दशा में प्रेषण स्कंध का मूल्यांकन। हानि ना होने की दशा में मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हानि ना होने की दशा में मतलब अगर हानि नहीं हुई है तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एक तो ये है प्रॉफिट की दशा में, और दूसरा क्या है, लॉस की सिचुएशन में। मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, इन दोनों ही बातों को हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, हानि ना होने की दशा में प्रेषण स्कंध का मूल्यांकन क्या है। मतलब अगर हमें हानि नहीं हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक इन केस ऑफ नो लॉस, मतलब नो लॉस, लॉस नहीं है तो नॉर्मली क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिएगा कि लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, नो लॉस के केस में क्या होगा, और लॉस होने के केस में क्या होगा। इस पर बात कर लेते हैं। एकदम इजी सा है, कंसेप्चुअल है, कोई भी ज्यादा इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी टफ है। एकदम इजी सा है, एकदम व्यवहारिक बातें हैं सारी, बस उसको क्या है, टर्मिनोलॉजी में यूज किया गया है। बाकी सारी कैलकुलेशन क्या है, एकदम कंसेप्चुअल है और व्यवहारिक है, तो आराम से आपको आ जाएंगी समझ में। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं इस पे। सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे, शेष माल की मात्रा ज्ञात करेंगे। मतलब क्या लिखेंगे, जो बैलेंस बचा है, बैलेंस क्वांटिटी बची है, क्या बची है, बैलेंस क्वांटिटी बची है, उसको निकालेंगे। अब बैलेंस क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वेश्चन को अगर हम ना भी देखें तो क्या देखेंगे, बैलेंस क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या हुआ, हमें गुड्स कहाँ से मिली, हमें जो भी माल मिला वो कहाँ से मिला, मिस्टर ए से। मिस्टर ए ने हमें भेजा होगा, किसके पास भेजा होगा, मिस्टर बी के पास भेजा होगा, सिंपल। तो अब मान लीजिए मिस्टर ए ने कितनी क्वांटिटी भेजी थी, मिस्टर ए ने क्वांटिटी भेजी थी 1000 टन। कितनी भेजी थी, 1000 यूनिट भेजी थी। किसकी 1000 यूनिट भेजी थी, तो मान लीजिए इन्होंने एक मशीन भेजी थी। कितनी मशीन भेजी थी, क्वांटिटी मशीन की, तो इनको मशीन की क्वांटिटी भेजी थी 1000। कितनी मशीन भेजी थी हमारे पास, 1000। वो 1000 मशीन हमारे पास आ गई, ये ठीक है, पूरी की पूरी मशीन हमें मिल गई। और क्या हुआ, इसमें से बी ने कितनी मशीन भेज दी, मशीन बी ने भेज दी, आगे जो कस्टमर थे उनको सेल कर दी। कितनी सेल कर दी, उन्होंने सेल कर दी 900 मशीन। कितनी सेल कर दी, 900 क्वांटिटी, मतलब 900 मशीन सेल कर दी। तो अब बी के पास कितनी बची होगी क्वांटिटी, बताइए, बी के पास बची होगी कितनी, 100 क्वांटिटी, है ना, एकदम सिंपल। तो बस ये वाली बात आप याद रखिएगा एकदम इजी से, कि कितनी क्वांटिटी बची है, 100 क्वांटिटी बची है। अब बस यही बात को अब ऐसे लिख लीजिए कि ये जो 1000 यूनिट भेजी थी, एक मशीन का प्राइस कितना था, एक मशीन का प्राइस था 1000 रुपए। कितना प्राइस था, 1000 रुपए। तो अगर 1000 रुपए, तो मतलब टोटल कितने क्या माल भेजा था इन्होंने हमें, 1000 रुपए की एक थी, और कितनी मशीन थी, 1000 मशीनें थी। तो टोटल कितने का माल भेजा था इन्होंने, हमें माल भेजा था 10 लाख रुपए का। ये बात समझ में आ गई, 10 लाख रुपए का माल जो है ए ने बी को भेजा था। अब उसमें से कितनी क्वांटिटी हमने सेल कर दी, 900 क्वांटिटी सेल कर दी। तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी बच गई, 100 क्वांटिटी बच गई। एक क्वांटिटी का प्राइस कितना था, तो 1000 था। 100 क्वांटिटी है हमारे पास, तो कितने का माल अब क्लोजिंग में बचा हुआ है, 1 लाख रुपए का माल अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है। बस इतना सा है ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सामान्य दशा में। समझ में आया, जो मैंने आपको बताया कि 1000 क्वांटिटी भेजी, 1000 रुपए उसका मूल्य है पर मशीन का, तो टोटल कितने का माल हमें भेजा गया है, 10 लाख रुपए का माल भेजा गया है। ये 1000 यूनिट थी, इसमें से हमने कितनी यूनिट सेल कर दी, 900 यूनिट सेल कर दी। हमारे पास क्लोजिंग में कितनी बच गई, तो फिर 100 यूनिट बच गई है। एक यूनिट का प्राइस कितना था, 1000 रुपए। तो हमारे पास कितने का माल बच गया है, 1 लाख रुपए का माल हमारे पास कहाँ बच गया है, क्लोजिंग स्टॉक में बच गया है। बात समझ में आ गई, क्लोजिंग स्टॉक में ये हमारे पास क्या बच गया है, माल बच गया है। बात समझ में आ गई, कितना माल बच गया है।
तो ये सारी बातें हैं, बस इतना सा कैलकुलेशन है, बस इसमें से 2-3 चीजें जुड़ जाएंगी। बाकी जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है वो ये है कि आपको क्या करना है, चूकी निकालना है कि चूंकि 1000 यूनिट का प्राइस इतना था तो इतनी यूनिट का प्राइस कितना होगा। आप वैसे भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एकदम ईजी बेसिस पर है। तो ये पहले बेसिक कंसेप्ट पर मैंने इसलिए क्वेश्चन समझा दिया ये इतना ईजी लेकर के, ताकि अब चीजें क्या होंगी, इससे लिंकेज हो जाएंगी। चलिए अब आ जाते हैं थ्योरी पर। तो देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, शेष माल की ज्ञात करेंगे, मतलब जो बचा हुआ माल है उसको ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे एग्जांपल में कितना माल शेष रह गया था, तो 1,100 क्वांटिटी जो है बच गई थी, 100 मशीनें बच गई थी। यदि मात्रा दी गई है तो ठीक है, जैसे अब हमारे इसमें दी गई थी क्या, नहीं, तो हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अन्यथा कुल प्रेषित माल कितना था हमारे एग्जाम्पल में, तो 1,000 मशीन थी। कितना था कुल प्रेषित माल, 1,000 मशीनें थी। ठीक है, माल की मात्रा में से बेचे गए माल की मात्रा को घटाया जाएगा, तो बेच कितनी दी थी हमने, उसमें से 1,000 जो यूनिट आई थी उसमें से हमने बेच दी थी 900 यूनिट बेच दी थी, तो शेष मात्रा हमें मिल जाएगी। तो शेष कितनी बच गई थी हमारे पास, इसलिए यूनिट 100 यूनिट्स हमारे पास, 100 मशीनें जो हैं बच गई थी। यही बात ये बोल रहा है। ठीक है, तो अब इसको सूत्र में भी लिखेंगे तो वही बात लिखेंगे जो मैंने आपको ऊपर समझाई है। तो इसलिए मैंने ये क्वांटिटी बता दी कि ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं, तो मैंने भी आपको फॉर्मूले दिए हैं, फॉर्मूले से ही चलती हैं सब चीजें। बट मैं ये चाहता हूँ कि फॉर्मूले याद ना करते हुए आप कंसेप्चुअली चीजों को समझ लेंगे, तो फॉर्मूलों का जो प्रेशर है आपके ऊपर से हट जाएगा और आप आसानी से समझ पाएंगे। तो अब देखिए, शेष माल की मात्रा मतलब जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिमेनिंग, मतलब जो क्वांटिटी हमारे पास बच गई है उसको कैसे निकालेंगे। तो टोटल क्वांटिटी शिफ्ट, मतलब जो प्रेषण पर माल भेजा था वो कितना भेजा था, हमारे एग्जांपल में 1,000 मशीन भेजी गई थी। कितनी क्वांटिटी, उसमें से हमने गुड्स सोल्ड कर दी, तो 900 सोल्ड कर दी, तो कितनी बच गई हमारे पास एंड में 1,000, 100 मशीन हमारे पास बच गई। 1,000 में से 900 हमने बेच दी थी, तो कितनी बच गई, 100 बच गई। बस उसी बात को यहाँ पर फॉर्मूले में लिख दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, अब देखिए ये क्वांटिटी हमने भेजी थी, अब जो प्रेषक है उसको यहाँ से 1,000 मशीन तो कोई वो लेकर के तो आने से रहा, तो वो क्या करेंगे, एक ट्रक को रखेंगे, एक ट्रक को उनको लेना पड़ेगा। ये ट्रक है, इस ट्रक में ये सारी मशीनें रखा जाएंगी और फिर क्या हो जाएगा, ये मशीनें ये ट्रक से कहाँ पर पहुंचा दी जाएंगी, इनके यहाँ पर पहुंचा दी जाएंगी। समझ में आया, मतलब मिस्टर बी के यहाँ तक। तो अब ट्रक में गाड़ी रखने के लिए 2-3 मजदूरों की जरूरत होगी, तो ये मजदूर क्या करेंगे, ये जो 1,000 मशीन है इसको क्या करेंगे, ट्रक में चढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर जाकर के उसे उतारेंगे। अब 1,000 मशीनें 10 लाख का माल है, कल से चोरी हो गया या कुछ दिक्कत तो नहीं आ जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कई सारे काम करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, ये सारे। तो ये सारे खर्चे क्या है, ये सारे खर्चे इस मशीन से रिलेटेड ही तो है, तो वो भी क्या जुड़ेंगे, अल्टीमेटली इसमें ही जुड़ेंगे। तो जब वो टोटल कॉस्ट में जुड़ेंगे, तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो उसमें भी तो ये खर्चा लगा होगा ना, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आया, ट्रक में जो माल भर के आया उसमें से ही तो बिका है, तो बचा हुआ माल भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं, चाहे वो किसके हों, कंसाइनर मतलब जो हमारा प्रेषक है उसने करे हों या किसने करे हो, प्रेषणी ने करे हो, किसके ऊपर, ये कॉस्ट के ऊपर। तो वो सारे कॉस्ट भी बाद में हम क्लोजिंग स्टॉक लेंगे तो उसमें भी हम लेंगे इन सब बातों को। तो बस ये ही बातें आगे आने वाली है, समझ में आई बात। चलिए, तो शेष माल की अनुपातिक लागत ज्ञात की जाती है। अब कैसे की जाती है, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए सूत्र क्या बोलता है, शेष माल की अनुपातिक लागत, कुल लागत कितनी थी, तो देखिए कुल लागत थी हमारे, कितनी थी कुल लागत, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से शेष मात्रा कितनी बची हमारी, शेष मात्रा बची थी 100 क्वांटिटी, 100 मशीन बची थी। कुल लागत कितनी थी, कुल लागत थी 10 लाख रुपए। और टोटल मात्रा भी कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी, तो 1,000 क्वांटिटी थी। अगर इंडिविजुअली क्वांटिटी दे रखी तो हम जो हमारे पास शेष मूल्य बचा है उसी में इंटू करके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो क्या आ गई, ये तो कॉस्ट आ गई, जो माल हमने भेजा था उसकी कॉस्ट आ गई। बट अब खर्चे भी तो करे हैं, कुछ प्रेषक ने करे, कुछ प्रेषणी ने करे, तो वो भी तो जुड़ेगा इस 100 क्वांटिटी में। तो अब वही खर्चे लेते जाएंगे कि देखिए प्रेषक ने जो खर्चे करे, जो ट्रक में भर करके माल भेजा गया था प्रेषक द्वारा, तो वो सब किस पर किया गया था, जो ट्रक में माल भेजा गया, ये कई तरह के इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस किसने करे, प्रेषक ने करे। किन क्वांटिटी पे करे, उस 1,000 क्वांटिटी पे करे, और उसी में से जो 100 क्वांटिटी बची है, तो सारे खर्चे 1,000 पर हुए थे, तो अब अनुपातिक रूप से इसमें भी वो जुड़ना चाहिए। तो वही हमने करा कि मान लीजिए 50,000 रुपये टोटल खर्चा हुआ था,
किस पर, 1000 क्वांटिटी पर। तो 100 क्वांटिटी पर कितना आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 क्वांटिटी, और यहाँ पर हमारी टोटल यूनिट कितनी थी, 1000 यूनिट पर 50,000 रुपए का गाड़ी भाड़ा लगा प्रेषक की तरफ से। तो 100 को यूनिट पर कितना होगा, बस इसको इससे हटा देंगे, माइनस कर देंगे, ये देखिए तो कितना बचा, 50 इंटू 1000। तो कितने रुपए लगे, 100 यूनिट पर गाड़ी भाड़े के कितने यूनिट जोड़ दिए जाएंगे, तो 5000 रुपए जोड़ दिए जाएंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रेषणी ने कुछ खर्चे करे होंगे तो उनको भी ले लेंगे। वर्ष के अंत में प्रेषणी द्वारा माल की सुपुर्दगी लेने के संबंध में किए गए प्रत्यक्ष व्ययों को अनुपातिक भाग ज्ञात किया जाता है। जैसे अब प्रेषणी ने कुछ खर्चे करे होंगे तो उसको ले लेंगे सुपुर्दगी से संबंधित, और वो भी किस पर निकाल लेंगे, शेष क्वांटिटी पर, टोटल क्वांटिटी पर। उसने भी कितने पे खर्चा करा होगा, 1000 यूनिट पर। उसके पास बची कितनी यूनिट, 100 यूनिट। और खर्चे कितने हुए, मान लीजिए उसने करे थे 20,000 रुपए के खर्चे, तो बस 20,000 के खर्चे करे थे टोटल 1000 यूनिट पर, तो बस घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 क्वांटिटी पर जो खर्चे हुए हैं वो कितने हुए हैं, 2000 रुपए हुए। समझ में आ गई बात, बात क्लियर हुई। तो बस अब हमने खर्चे निकाल लिए कि प्रेषणी के अनुपातिक खर्चे कितने हुए, प्रेषक के अनुपातिक खर्चे कितने हुए, और हमारी कॉस्ट कितनी थी, तो वो भी हमने निकाल ली कि हमारी कॉस्ट कितनी थी, 1,00,000 रुपए हमारी कॉस्ट थी। ये सारी चीजें हमने निकाल ली है, बात समझ में आ गई। 1,000 रुपए, 1,00,000 रुपए ये हो गए, 5,000 रुपए ये हो गए, और 2,000 रुपए ये हो गए। तो इस प्रकार से हमारे टोटल खर्चे, इस पर कितनी टोटल कॉस्ट आ गई, तो इसकी कॉस्ट आ गई 1,07,000 रुपए, इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। बात समझ में आ गई। बस यही सारी चीज क्या है, वैल्यूएशन है। समझ में आ गई है, इतना इजी है वैल्यूएशन। एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा तो इतना ही इजी आएगा, क्योंकि आपको इतने सारे क्वेश्चन करने हैं, तो एग्जामिनर यहाँ पर आपको अब नहीं घुमाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को कभी भी एग्जामिनर का उद्देश्य किसी भी स्टूडेंट को घुमाना नहीं होता, मतलब उनको परेशान करना या उनको डराना नहीं होता। उनका उद्देश्य क्या होता है, कंसेप्ट को चेक करना। वो ये जानना चाहते हैं बस कि हमको जो पूछना है वो आपको आता है या नहीं आता है, बस वो ये अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। तो वो बस आपसे ये जांचना चाह रहे हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन एग्जामिनर ड्राफ्ट करते हैं तो उनका उद्देश्य केवल जांचने का होता है, ठीक है। तो अब ये तीनों ही बिंदु को इस प्रकार बिंदु क्रमांक 1, 2, 3 द्वारा अंक गणितीय राशि का योग कर लिया जाएगा, मतलब टोटल कर लिया जाएगा। यह योगफल प्रेषण स्कंद का मूल्य कहलाता है। हमारा योगफल क्या आया, 1,07,000 रुपए। यदि शेष बाजार मूल्य में उल्लेखित है, मतलब अगर हमें बाजार मूल्य भी पता है इसका, तो दोनों की गणना कर ली गई है, और दोनों में से जो कम होगा उसको हम क्या मान लेंगे, प्रेषण स्कंद का मूल्य मान लेंगे। अब देखिए अल्टरनेटिव मेथड में क्या करा है, अल्टरनेटिव मेथड में कुछ नहीं करा है। हमने क्या करा, कुल लागत ले रहे थे। कुल लागत कितनी थी हमारी, 10,00,000 रुपए कुल लागत थी, ये ले ली। अब ये शॉर्टकट मेथड है कि 10,00,000 रुपए कुल लागत ले ली थी। प्रेषक ने टोटल कितने खर्चे करे थे, तो वो करे थे 50,000 रुपए। प्रेषणी ने टोटल खर्चे कितने करे थे, वो करे थे 20,000 रुपए, है ना। ये खर्चे टोटल करे थे। तो ये टोटल खर्चे, ये किसके बराबर है टोटल खर्चे, तो 1,000 यूनिट के बराबर है। और कितनी यूनिट अंत में बच गई है, तो 100 यूनिट अंत में बच गई है। तो बस अब हम क्या करेंगे, टोटल कितना हो गए खर्चे हमारे, हो गए 10,70,000 रुपए खर्चे हुए। कितने हुए, 10,70,000 हुए हैं खर्चे, ठीक है। समझ में आ गई, 10,70,000 रुपए जो है हमारे टोटल में खर्चा हुए। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे कि ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, बचे कितने, ये। अब इसमें हम इंटू कर देंगे कि बचा कितना, ये बचा है, इसमें इंटू कर देंगे 100 का। तो जैसे ही इंटू करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो इसमें हमने क्या करा, एक साथ पहले टोटल ले लिया कि टोटल उसकी कॉस्ट कितनी थी, उस पर खर्चे कितने हुए, दोनों ही प्रेषक और प्रेषणी के, और टोटल कॉस्ट हमको मिल गई। और उस टोटल कॉस्ट कितनी यूनिट के लिए थी, 1,000 यूनिट के लिए थी, तो 100 यूनिट के लिए कितनी होगी। तो अब हम इसको अगर चूकी जमाएंगे तो ऐसा लिखेंगे कि चूंकि 1,000 यूनिट के लिए टोटल लागत 10,70,000 रुपए आई है, चूंकि 1,000 यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट 10,70,000 रुपए आई है, तो 100 यूनिट के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, तो बस 100 इंटू 1,00,000, 10,70,000 डिवाइडेड बाय 1,000। ये पूरी फॉर्मूला जो बने हैं वो इस चूकी पर बने हुए हैं। बट हमें नॉर्मली जो व्यवहार में दिया जाता है उसको कैसे दिया जाता है, एक फॉर्मूले बेस पर। तो ये वही बात है कि चूंकि 1,000 यूनिट के लिए टोटल खर्चा 10,70,000 रुपए आया है, तो 100 यूनिट के लिए कितना खर्चा होगा। समझ में आई बात, पूरा क्लियर हुआ। तो ये केस कौन सा है, प्रॉफिट होने का, मतलब लॉस ना होने की दशा में, मतलब हमें
प्रॉफिट हो रहा है ये मान सकते हैं, बट लॉस ना होने का ही आप रखें। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट भी नहीं होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे कॉस्ट में, जिसे कहा जाता है बीईपी। बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर क्या हो, ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो इसलिए लाभ हानि ना होने की दशा में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हानि होने की दशा में। मतलब हानि ना हो रही है, अगर हमें हानि नहीं हो रही है तो कैसे निकालेंगे? अनुपातिक निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट ले लेंगे सभी तीनों लोगों की, और उससे हम अनुपातिक निकाल लेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सामान्य दशा में, तो ये क्वेश्चन से आपसे बन जाएगा। समझ में आ गई? अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है हमें कंसाइनमेंट पे लॉस। क्या हो रहा है? वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक इन केस ऑफ लॉस। अगर हमें क्या हुआ है, कंसाइनमेंट स्टॉक में हुआ है लॉस, तो फिर उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, इस पर बात करते हैं। ये है आईएमपी। ठीक है, आईएमपी है, और इसमें जो एबनॉर्मल लॉस है वो आईएमपी है इसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा आईएमपी क्या है? एबनॉर्मल लॉस। हो सकता है इस पर अगर एग्जामिनर को प्रैक्टिकल पूछना हो तो वो पूछ सकता है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस मतलब असामान्य हानि जिसे कहते हैं वो। तो अब पढ़ लेते हैं, दो तरह की हानियां होती हैं, एक तो क्या होती है असामान्य हानि, और एक होती है सामान्य हानि। दोनों को बारी बारी से पढ़ते हैं पहले। तो चलिए, प्रेषण व्यापार में कभी ऐसा भी अवसर आता है कि कुछ कारणों से प्रेषण पर भेजे गए माल पर क्या होती है, माल पर हानि हो जाती है। यह हानि कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है। कैसी हानि? असामान्य हानि और सामान्य हानि। तो असामान्य हानि क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब क्या हुआ, जो सामान्य रूप से नहीं होता है। मतलब व्यापार, अगर कोई भी ये व्यापार करता है तो उसमें इस तरह की हानि नहीं होती है, और अगर वो हानि अकर हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल लॉस। मतलब जो व्यापार के नेचर से हानि नहीं हो रही है, मतलब कुछ असामाजिक कारणों से या ऐसे कारणों से जिनको रोका जा सकता था और हम नहीं रोक पाए, उनके कारण हानि हुई है, तो उस हानियों को क्या बोलेंगे? असामान्य हानि। मतलब वो व्यापार के कारण नहीं हुई, व्यापार का नेचर ऐसा नहीं है कि उसमें ये हानि होती है, पर फिर भी वो हानि हुई है, तो वो जिनको रोका जा सकता था वो सारी हानि किस में आती है? असामान्य हानि में आती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए चोरी हो गई। क्या व्यापार में चोरी होना नॉर्मल बात है? नहीं है। तो यह हानि कैसी आ जाएगी? ये हानि असामान्य हानि में आएगी। जैसे रास्ते में क्या हो गई, जो हमने माल भेजा उसमें आग लग गई, तो क्या आग लगना सामान्य बात है? नहीं। तो ये हानि कैसी हो जाएगी? एबनॉर्मल लॉस हो जाएगी। मतलब अगर हमारा माल क्या हो गया, चोरी हो गया, तो उसको एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। हमारे माल में आग लग गई, तो ये सारे हानियां कैसी हानि की श्रेणी में आती है? एबनॉर्मल लॉस की श्रेणी में आती है। अब सामान्य हानि क्या होता है? सामान्य हानि मतलब जो व्यापार के नेचर के अंतर्गत होती है, और इस हानि को रोक पाना मुश्किल होता है। मतलब बहुत मुश्किल होता है इसको रोक पाना। तो ये हानि को, मतलब ये व्यापार में सामान्यता होती ही होती है। कोई भी अगर ये व्यापार करेगा तो उसको इस प्रकार की हानि होगी ही होगी। सामान्य रूप से इनको रोका नहीं जा सकता है। जैसे जैसे अगर हम पेट्रोल का व्यापार करते हैं तो उसमें क्या होता है? पेट्रोल उड़ जाता है, ये हमको पता है। पेट्रोल उड़ जाता है, तो ये कैसी हानि है? सामान्य हानि है। और क्या होता है? और ये होता है कि सूख जाना। जैसे कोई गीला सामान हमने खरीदा, जैसे जिसमें पानी होता है, तो क्या होता है? नमी सूख जाती है, तो वो हो जाता है। जैसे कोयला, कोयला क्या होता है? कोयला सूख जाता है। तो ये किस प्रकार की हानियों के एग्जाम्पल है? सामान्य हानियों की। मतलब इनको रोकना हमारे ह्यूमन कंट्रोल के बाहर होता है। जैसे पेट्रोल का उड़ जाना, हम उसे नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत पेट्रोल तो उड़ ही जाएगा। जैसे कोयले का सूख जाना, आप कितना भी उसको सिक्योर कर ले, थोड़ा बहुत तो पेट्रोल, जो कोयला है वो उड़ ही जाएगा, सूख ही जाएगा मतलब। तो ये सामान्य हानि कहते हैं इन सबको। समझ में आ गई? तो अब असामान्य हानि को क्या बोलते हैं ये तो हमने समझा, फिर भी एक बार इसका आशय समझ लेंगे और फिर इसमें वैल्यूएशन समझ लेंगे फटाफट से। तो चलिए बात करते हैं प्रेषण पर असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनमेंट। तो देखिए, असामान्य हानि से आशय प्रेषण प्रक्रिया में अप्राकृतिक कारणों से होने वाली हानि को क्या बोलते हैं? असामान्य हानि बोलते हैं। अप्राकृतिक कारण, जैसे अप्राकृतिक कारण मतलब ऐसे कारण जिनको रोका जा सकता है, जो प्राकृतिक रूप से, मतलब व्यापार का नेचर नहीं है। जैसे पेट्रोल का सूख जाना क्या है? व्यापार का नेचर है। पर आग लग जाना क्या किसी व्यापार का नेचर होता है? या चोरी चला जाना? नहीं। तो ये सारे कैसे बोलेंगे? अप्राकृतिक कारण के अंतर्गत आते हैं। प्रेषित माल का रास्ते में क्या हो जाना? नष्ट हो जाना। रास्ते में माल चोरी चला जाना। असामान्य टूट फूट मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया माल का। जैसी असामान्य दशाओं में हानि होना ही
असामान्य हानि माना जाता है। मतलब ये सारी क्या है, असामान्य नेचर है, दशाएं हैं और सिचुएशन है, और उसमें कोई हानि हो रही है तो वो क्या बोलेंगे, असामान्य हानि बोलेंगे। ये हानियां क्या होती है, अप्रत्याशित रूप से होती हैं। अप्रत्याशित रूप से मतलब इनका होना हम एक्सेप्ट नहीं करते कि ये हो जाएगा। जैसे कोई अगर अपने घर कोई माल मंगा रहा है तो वो ये मानता है क्या कि रास्ते में चोरी हो जाएगा माल, नहीं, अप्रत्याशित है। क्या हम ये मानते हैं कि जो व्यापार इस तरह का व्यापार कर रहे हैं उनका माल में आग लग जाएगी, नहीं, ये सारे क्या होते हैं, अप्रत्याशित रूप से होते हैं और इन्हें अप्रत्याशित हानि, इसे अप्रत्याशित लॉस भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अप्रत्याशित लॉस भी कहते हैं। समझ में आ गई बात। इस प्रकार की हानियों को सजग और सतर्कता रहकर नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब अगर हम थोड़ा सा सतर्क रहते तो हम इनको रोक सकते थे। जैसे अगर चोरी हो रही है, हमें पता है कि रास्ते में चोरी हो सकती है, तो हम हो सकता है सिक्योरिटी के लिए एक दो लोगों को साथ में भेज सकते हैं, या हम पुलिस की मदद ले सकते हैं कि सर इस रोड पर हमारे साथ चोरी होती है, तो हम पुलिस की सुरक्षा ले सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हमारा नया रूट डिसाइड कर सकते हैं ताकि चोरी ना हो। अगर जैसे आग लग जानी तो हम इस तरह के माल को लाएं ना जिसमें आग लग जाए, या उसको पूरी सिक्योरिटी के साथ लाएं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं। मतलब अगर हम इन पर काम करेंगे तो इनको रोका जा सकता है। प्रेषक असामान्य हानि की जोखिम से बचने के लिए प्रायः प्रेषित माल पर क्या कराते हैं, मतलब जो प्रेषक होते हैं, क्योंकि सारा गुड्स पर किसका अधिकार है, सारी जो माल है उस पर किसका अधिकार है, गुड्स पर, तो गुड्स पर अधिकार है मालिक का, जो उसका मालिक है उसका। तो जो हानियां हो रही है वो भी किसकी हो रही है, उस मालिक की हो रही है, मतलब मिस्टर ए की हानियां हो रही है। तो इसलिए इससे बचने के लिए क्या करते हैं, वो बीमा करा लेते हैं, मतलब इंश्योरेंस ले लेते हैं, ताकि अगर लॉस हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी से उन्हें बीमा मिल जाए। लेकिन कभी कभी वह बीमा करना आवश्यक नहीं समझते। मतलब नॉर्मली कौन सोचता है कि इस तरह की बातें होंगी, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, बीमा भी नहीं कराते हैं। तो फिर जब लॉस हो जाता है तो वो किसी कैटेगरी में आएगा, असामान्य हानि की कैटेगरी में आकर के फिर उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अतः प्रेषण स्कंद का मूल्यांकन करते समय देखना चाहिए कि नष्ट हुए माल का बीमा कराया गया था अथवा नहीं कराया गया था, क्योंकि अगर कराया गया था तो फिर रिकवरी हो गई होगी तो उतने से लॉस कम हो जाएगा, और अगर नहीं कराया होगा तो पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब एक एक करके बात करते जाते हैं कि अबीमित माल पर असामान्य हानि का लेखा। मतलब क्या हो रहा है, हमने माल का बीमा नहीं कराया है, हमने माल का बीमा नहीं कराया है, तो इस पर बात करते हैं। ठीक है, अबीमित माल पर असामान्य हानि का लेखा, मतलब जिस पर हमने क्या करा है, बीमा नहीं कराया है। क्या करा है, बीमा नहीं कराया है। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको कवर करते हैं। यदि प्रेषित माल पर असामान्य हानि हुई हो और उसका बीमा ना कराया गया हो तो ऐसी हानि का लेखा निम्न विधियों में से किसी एक विधि के अनुसार करेंगे। तो पहली किस पर बात करते हैं, पहली विधि पर बात करते हैं कि नष्ट हुए माल का कोई लेखा नहीं करना। पहले तो हम क्या करते हैं, कोई माल का लेखा ही नहीं करते, मतलब उसे कहीं भी एंट्री नहीं करते। तो क्या होता है, वो अपने आप ही उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अब अपने आप ही रिकॉर्डिंग हो जाती है, मतलब स्वतः ही उसका क्या हो जाता है, लाभ कम हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि सर लाभ कम कैसे हो जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। जो माल असामान्य कारण से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसे छोड़कर शेष माल का ही लेखा पुस्तकों में किया जाता है। ऐसा करने से नष्ट माल का लेखा नहीं हो पाता है, किंतु उससे होने वाली असामान्य हानि प्रेषण लाभ में स्वतः ही क्या हो जाती है, उससे लाभ जो है स्वतः ही कम हो जाता है। मतलब हमने क्या करा, हमने माल भेजा था। अब मान लीजिए हमने टोटल जो माल भेजा था वो भेजा था 10 लाख रुपए का। तो अब 10 लाख रुपए का माल भेजा था तो उसका लॉस भी हम रिकॉर्ड करते हैं। 1 लाख रुपए का मान लीजिए माल डूब गया, अब हमने लॉस को रिकॉर्ड नहीं करा, मतलब असामान्य हानि को रिकॉर्ड नहीं करा। तो माल तो अब कितने का गया है, माल 10 लाख में से तो गया कितने का है, 9 लाख से ही, और 1 लाख का लॉस हुआ है। तो अब बिकेगा भी कितना, बिकेगा भी 9 लाख का ही माल आगे बिकेगा। तो 1 लाख का माल तो बिकने से रहा, तो अपने आप ही उसकी क्या हो जाएगी, अपने आप ही उसका लॉस जो है ना, उसका इम्पैक्ट बुक्स में आ जाएगा। क्योंकि उतने से कम माल बिकेगा, उतने से कम माल बिकेगा, तो जो माल है ही नहीं वो बिकेगा नहीं। तो अल्टीमेटली जो उसकी कॉस्ट है वो तो आ गई ना, 10 लाख रुपए की तो कॉस्ट आ गई और उसका माल बिकता। तो अब मान लीजिए हम क्या सोच करके बेचते हैं, इसको ऐसे देखिए कि हम ये सोचते हैं कि हम उस पर डबल मार्जिन, मतलब 100% मार्जिन के साथ आगे माल बेचेंगे। तो अब 10 लाख का माल गुड्स में आया, उसमें से 1 लाख का माल जल गया, तो अब हमारे पास बचा कितना, अल्टीमेटली माल 9 लाख रुपए का। तो हमने उस पर 100% प्रॉफिट के साथ उसे कितने में बेच दिया, उसे बेच दिया 18 लाख रुपए में।
जबकि अगर पूरा की पूरा माल आता तो कितने में बिकता, 20 लाख में बिकता। तो अपने आप ही इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका लॉस बुक हो जाएगा, इसमें इसका क्या हो जाएगा, लॉस बुक हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसलिए इसे कहा जाता है, कैसे लॉस बुक हो गया। अब देखिए 10 लाख का माल बेचा कितने में, 18 में, तो प्रॉफिट कितने का आया, प्रॉफिट आया कितने का, देखिए प्रॉफिट आया 8 लाख का। कितने का आया प्रॉफिट, 8 लाख का प्रॉफिट आया। जबकि कितने का आना था, 9 लाख का प्रॉफिट आना था, तो 1 लाख का प्रॉफिट कम आया। क्यों 1 लाख का प्रॉफिट कम आया, क्योंकि हमारा जो 1 लाख का लॉस हुआ है वो देखिए अपने आप ही, क्योंकि डबल होना था, 9 लाख का 18 लाख होना था, तो 9 लाख का प्रॉफिट होना था, पर प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 लाख का हुआ। तो जो लॉस हमने रिकॉर्ड नहीं किया वो स्वतः ही क्या हो गया, उसमें वो बुक्स में आ जाएगा और अपना जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट होना कितना था, अगर लॉस नहीं होता तो 9 लाख का, लॉस हुआ 1 लाख का, तो देखिए प्रॉफिट कितना आ रहा है, 8 लाख रुपए आ रहा है। तो ये वही बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नष्ट हुए माल सहित प्रेषण स्कंद का लेखा करना, मतलब जो माल नष्ट हुआ है उसके साथ फिर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मतलब पूरा माल रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसकी हानि जो होती है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रेषण खाते में प्रेषण स्कंद का पूरा मूल्य नष्ट हुए माल सहित बिना बिके माल सहित लिखा जाता है, जमा कर लिया जाता है, मतलब क्रेडिट कर लिया जाता है, और हानि की रकम ज्ञात कर कर अबीमित खाता खोला जाता है। मतलब जो हमें बीमा नहीं कराया था तो क्या हो गया, सारा लॉस हो गया, तो अनसिक्योर्ड लॉस अकाउंट के नाम कर दिया जाता है। मतलब जो लॉस है उसको कहां पर डेबिट कर दिया जाता है, उसको अनइंश्योर्ड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, नाम कर दिया जाता है, मतलब डेबिट कर दिया जाता है। अबीमित हानि खाते को क्या कर दिया जाता है, अबीमित हानि खाता, मतलब जो अनसिक्योर्ड लॉस अकाउंट है उसको क्या करेंगे, वो को ही असामान्य हानि खाता भी कहते हैं। मतलब क्यों, अल्टीमेटली बात तो यही है कि लॉस अकाउंट हमने या तो ये खोल लें या एबनॉर्मल लॉस खोल लें, अल्टीमेटली तो हमने क्या करा, लॉस बुक कर लिया है। अंतिम खाता बनाते समय फिर क्या करेंगे, जो अन अनइंश्योर्ड लॉस अकाउंट है उसको क्या करेंगे, या असामान्य हानि खाते के शेष को हम क्या करते हैं, प्रेषण स्कंद खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रेषण स्टॉक में ट्रांसफर कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो भी आता है, जो भी लॉस आता है उसको क्या कर देते हैं, कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको बंद कर देते हैं। इसे स्कंद का मूल्य क्या हो जाता है, समायोजित हो जाता है, एवं बीमित हानि खाता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्योंकि हमने बैलेंस कहां पर ट्रांसफर कर दिया, हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया स्कंद अकाउंट में, तो जो हमारा अकाउंट खुला हुआ था वो क्या हो गया है, वो हो गया है बंद। बात समझ में आ गई, बढ़े आगे। तो इससे क्या हो जाता है, और हमारा स्टॉक जो है उसका मूल्य भी क्या हो जाता है, समायोजित हो जाता है, मतलब एडजस्ट हो जाता है। तो समझ में आई बात कि क्या करेंगे हम, जो भी लॉस होगा उसके लिए क्या करते हैं, अनसिक्योर्ड अनइंश्योर्ड लॉस अकाउंट या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट खोलेंगे। आप तो ये ध्यान रखिए कि हम क्या करेंगे, जो भी लॉस हुआ है उसके लिए कौन सा, उस लॉस को बुक करने के लिए क्या करेंगे, हम कौन सा खाता खोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट खोलते हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट खोलते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसको खोलने के बाद इसमें क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। मतलब हमने क्या करा, लॉस को इसमें बुक कर लिया और हमारा क्या हो गया, अनसिक्योर्ड अन एबनॉर्मल लॉस अकाउंट खुल गया। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो खुल गया है, अब क्या करेंगे, जो भी लॉस होगा उसको, उस लॉस को फिर क्या करेंगे, उस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, स्टॉक प्रेजेंट स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करके क्या करते हैं, उस अकाउंट को क्लोज करते हैं। और इससे क्या हो जाता है, हमारी जो हानियां हैं वो भी बुक्स में आ जाती हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर सी पर। पॉइंट नंबर सी पर बात करते हैं, नष्ट हुए माल की हानि का लेखा प्रेषण खाते में पृथक से करना। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम जो प्रेषण पर जो बुक्स आई है उसमें है ना, दोनों अलग अलग बता रहे हैं। मतलब 9 लाख का हम जो वैल्यू है उसको अलग बताएंगे और 1 लाख का जो स्टॉक है उसको अलग से दिखाएंगे। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि ये जो 1 लाख का नीचे स्टॉक आ रहा है ये कौन सा स्टॉक है, जो क्या हो गया है, जो लॉस हो गया है, जो लॉस हो गया है, जिस पर हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इस प्रकार से इसे बुक्स में बताया जाता है, दोनों को सेपरेट करके। ठीक है, इस विधि में असामान्य हानि का मूल्यांकन कर उसे पृथक से प्रेषण खाते में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। और वास्तविक प्रेषण खाता स्कंद का मूल्य से लेखा किया जाता है। वास्तविक प्रेषण स्कंद का मूल्य से लेखा किया जाता है और वास्तविक प्रेषण स्कंद में नष्ट हुए माल की मात्रा को शामिल नहीं किया जाता है। क्या करते हैं, जो माल नष्ट हो गया उसको हम क्या करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो माल नष्ट हो गया है।
ठीक है। और असामान्य हानि के लिए जो भी एबनॉर्मल लॉस है, असामान्य हानि खाते को क्या करेंगे, असामान्य हानि या अबीमित खाते को खोल करके उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। वही वाली बात है जो मैंने ऊपर समझाई कि उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हमारी बुक्स में हमने क्या करा, लॉस को डेबिट कर लिया और अकाउंट खोल लिया। और फिर क्या करेंगे, प्रेजेंट खाते को जमा करेंगे और वर्ष के अंत में जो भी लॉस है उसको कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको बंद कर दिया जाएगा। समझ में आ गई बात। अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा और वो अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये कब करेंगे, जब हमने क्या कर रखा है, अबीमित माल, मतलब जब उसका इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। अब अगर इंश्योरेंस करा रखा होता तो फिर क्या होता, अगर हमने इंश्योरेंस ले रखा था बीमा कंपनी से तो फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए का लॉस हो गया और हमने बीमा ले रखा था, तो 1 लाख रुपए का स्टॉक का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। तो अब क्या होगा, या तो कंपनी पूरा क्लेम मान लेगी, तो हमें 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए वो दे देगी कंपनी, कौन सी, बीमा कंपनी दे देगी। या कई बार क्या होता है, कंपनी जितना क्लेम करो, मतलब हमने क्या बोला, हमारा 1 लाख का लॉस हुआ, पर कंपनी समटाइम्स क्या करती है, इससे कम में देती है। जैसे 80,000 रुपए ही दिए, क्या दिए उन्होंने, 80,000 रुपए दिए, तो हमें लॉस कितने का हुआ, 1 लाख का हुआ। कितने मिले हमें, 80,000 रुपए मिले। तो कितने नहीं मिले, कितने नहीं मिले हमें अभी भी, तो 20,000 रुपए नहीं मिले। तो फिर ये 20,000 रुपए क्या है, फिर ये जो 20,000 रुपए जो बीमा कंपनी से भी नहीं मिले, ये क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो बस ये इतनी सी बात ही अब हम इसमें पढ़ेंगे, पूरी ये डिटेल में। बात अल्टीमेटली कितनी है, इतनी सी है कि अगर बीमा कंपनी ने पूरी बात मान ली, 1 लाख रुपए का ही हमें क्या दे दिया, फुल कंपनसेशन दे दिया उन्होंने, क्लेम हमारा स्वीकार करके, तो कोई भी लॉस नहीं होगा। पर अगर उन्होंने क्या करा, थोड़ा कम क्लेम एक्सेप्ट किया, जैसे 80,000 रुपए का ही क्लेम उन्होंने माना, तो फिर इस दशा में क्या हो जाएगा, जो 20,000 रुपए का क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एबनॉर्मल लॉस। बात समझ में आ गई। बस ये इतनी सी ही बात है एबनॉर्मल लॉस के अंदर, जब बीमा हम लेकर के रखते हैं। चलिए इस पर अब बात कर लेते हैं। बीमित माल की दशा में बीमा कंपनी नष्ट हुए माल की क्या करती है, संपूर्ण हानि को स्वीकार कर सकती है, अथवा वास्तविक क्षति जो हुई है उसे भी कम भी कर सकती है। मतलब अगर 1 लाख का हमें लॉस हुआ है तो पूरे 1 लाख के लिए भी एग्री कर सकती है, या उससे कम भी, जैसे 80,000 रुपए के लिए भी एग्री कर सकते हैं। ठीक है। तो असामान्य हानि में दावे के पूरे मूल्य को स्वीकृत कर भुगतान करना, मतलब इसमें क्या हुआ, पहला केस कौन सा हुआ, जिसमें कंपनी को हमने बोला कि 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, बीमा कंपनी ने भी हमारी बात एक्सेप्ट करी और पूरा 1 लाख रुपए का क्लेम हमारा एक्सेप्ट करके हमें पूरा पैसा दे दिया। मतलब यहाँ पर हमें क्या हुआ, फुल पेमेंट मिल गया। क्या हो गया, फुल पेमेंट मिल गया, जितना लॉस हुआ था उतना मिल गया। तो क्या कोई असामान्य हानि हुई, नहीं हुई, क्योंकि जो भी हानि हुई थी वो किससे मिल गई, बीमा कंपनी से। तो हमें कोई भी हानि नहीं हुई। तो क्या कोई असामान्य हानि बुक्स में आएगी, फिर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सारा पैसा मिल ही गया, तो अब कोई असामान्य हानि नहीं। तो वही बात यहाँ पर है। साधारणतः प्रेषित माल पर असामान्य हानि से बचने के लिए उसका रास्ते का क्या करा लिया जाता है, बीमा करा लिया जाता है। बीमा होने पर जब माल रास्ते में नष्ट हो जाता है तो बीमा कंपनियों या तो क्षतिपूर्ति का दावा, क्लेम स्वीकृत करती है और भविष्य में क्षतिपूर्ति कर देती है, और उसी समय नगद राशि से क्षतिपूर्ति कर सकती है। या तो उसी समय हमें डायरेक्टली पेमेंट कर दिया या इन फ्यूचर में पेमेंट कर देगी। अल्टीमेटली क्या करेंगी, वो हमें फुल पेमेंट कर देंगे। जब हमें फुल पेमेंट मिल गया तो कोई बात ही नहीं, और हम जब भी पैसे मिल जाएंगे तो अब पैसे मिलना ही है, तो फिर कोई एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि सारे पैसे हमें कंपनी से मिल गए। बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, अब हमने कंपनी को बोला कि हमारा कितना लॉस हुआ था, हमें लॉस हुआ था, वो हुआ था 1 लाख रुपए का। कितने का लॉस हुआ था, हमें लॉस हुआ था 1 लाख रुपए का। बट कंपनी ने पूरा स्वीकृत नहीं किया। कंपनी ने कितना माना कि आपको लॉस कितने का हुआ था, 80,000 रुपए का लॉस हुआ था, और कंपनी ने इतना क्लेम हमारा मान लिया। बात समझ में आ गई। और बाकी सबके लिए उन्होंने क्या बोला कि क्या होगा, वो इतना ही क्लेम हम मान रहे हैं, हमारे हिसाब से आपका 1 लाख का क्लेम नहीं है। कितने का क्लेम है, 80,000 रुपए का क्लेम है। तो इसे क्या बोलेंगे, अनुपातिक क्लेम माना है उन्होंने। तो अब ऐसी दशा में क्या होगा, जो 20,000 का क्लेम नहीं माना है उन्होंने, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं। असामान्य हानि के दावे से कम मूल्य की स्वीकृति और भुगतान। कभी कभी बीमा कंपनियां क्या करती हैं, क्षतिग्रस्त बीमित माल से पूर्ण मूल्य से कम पर दावा स्वीकार करती है, जैसे 80,000 पर। अतः प्रेषक को बीमा दावे का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसी दशा में क्षतिग्रस्त माल के मूल्य और बीमा
दावे के अंतर की राशि को क्या बोला जाता है, असामान्य हानि मानकर लेखा किया जाएगा। तो फिर ये 20,000 रुपए जो नहीं मिले ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारी असामान्य हानि या एबनॉर्मल लॉस। बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए ये कुछ भी नहीं है, ये केवल वो है कि व्यय है जो हम एक्सपेंसेस करते थे उनका क्या करेंगे, तो उनको भी अनुपातिक ले लेंगे बस। जैसा हमने नॉर्मल जब पहली बार स्टॉक वैल्यूएशन करा था तो उसमें अनुपातिक लिया था, ऐसे ही यहाँ पर भी अनुपातिक ले लेंगे। असामान्य हानि पर अनुपातिक व्ययों का प्रभाव, माल का बीमा होने की दशा में प्रेषित माल पर हानि होने से पूर्व जो भी व्यय होते हैं, मतलब जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं उनका अनुपातिक भाग असामान्य हानि की गणना में क्या कर दिया जाएगा, हेतु नष्ट हुए माल की लागत में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जैसे हमने वहां जोड़ा था जो भी खर्चे हुए थे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उनको अनुपातिक आधार पर जोड़ देंगे जैसे ऊपर हमने जोड़ा था। यदि असामान्य हानि मार्ग में, रास्ते में या यात्रा के दौरान हुआ है तो केवल प्रेषक के व्यय को ही अनुपातिक भाग जोड़ा जाएगा। क्यों प्रेषक के व्यय को ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो प्रेषणी आई नहीं थी। हमने ए से क्या करा, ए ने एक माल भेज रहे हैं, ए माल किसके पास भेज रहे हैं, बी के पास भेज रहे हैं, तो इन्होंने एक ट्रक करा, ये ट्रक करा और इसके अंतर्गत माल आ रहा है। अब क्या हुआ, ये ट्रक का रास्ते में ही क्या हो गया, रास्ते में ही इसमें आग लग गई। तो अब रास्ते में आग लग गई तो क्या अभी बी तक पहुंचा है ये माल, नहीं पहुंचा है। तो जब बी तक ये माल ही नहीं पहुंचा तो बी के खर्चे क्या होंगे, अभी तो ट्रक रास्ते में ट्रक था जो कुछ ने करके भेजा था, ए ने करके भेजा था, तो यहाँ तक के तो खर्चों की बात ही नहीं होगी। तो इसलिए केवल किसके व्यय लिए जाएंगे, प्रेषक के व्यय लिए जाएंगे। क्यों प्रेषक के व्यय लिए जाएंगे, क्योंकि अभी बी का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो रास्ते में ही सब कुछ हो गया है। इसलिए केवल किसके व्यय लिए जा रहे हैं, प्रेषक के व्यय लिए जा रहे हैं। क्योंकि यदि हानि प्रेषणी के पास माल पहुंचने के बाद होती, मतलब यहाँ पर माल आ गया, यहाँ माल रखा हुआ था, कहाँ रखा हुआ था, गोडाउन में रखा हुआ था, अब गोडाउन में आग लग गई तो फिर बी ने भी एक्सपेंसेस करे होंगे तो इसलिए उसके भी ले लेंगे। तो प्रेषणी द्वारा माल की सुपुर्दगी लेने हेतु किए गए व्ययों का भी अनुपातिक भाग जोड़ा जाएगा। जैसे ऊपर जोड़ा था वैसे यहाँ जोड़ेंगे। अगर कब हुआ है, रास्ते में ना होकर के गोडाउन वोडाउन, मतलब अल्टीमेटली प्रेषणी के पास थे तब हुआ है, तो फिर उसमें क्या करेंगे, अनुपातिक उसके भी व्यय जोड़ लेंगे। मतलब मिस्टर बी के भी व्यय हम क्या करेंगे, फिर कॉस्ट में जो लॉस हो रहा है उसके अंतर्गत जोड़ लेंगे। बात समझ में आ गई। अब ये एक क्वेश्चन है एकदम इजी सा, असामान्य हानि पर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का आएगा, एक इजी सा क्वेश्चन, तो बस एक बार देख लेते हैं, बन जाएगा और क्वेश्चन आपसे। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे वो, अगर यहाँ से पूछेंगे तो। ठीक है, तो इसको कवर कर लेते हैं आप। चलिए, आ ने बा को कितने भेजे, 1,000 रेडियो प्रेषित करें, मतलब प्रेषण पर भेजे हैं, और प्रत्येक की लागत कितनी है, लागत है 150 रुपए। उसने 800 रुपए कितने खर्चा किए, 800 रुपए किसने पे करें, ए ने जो है 800 रुपए खर्चा करें पैकिंग पर, और 400 रुपए काय पर खर्चा करें, 12 भाड़े पर, मतलब रेडियो को पैक करा करू के भाड़े पर भेजे। तो अल्टीमेटली प्रेषक ने कितने खर्चे कर दिए, टोटल में 1200 रुपए के खर्चे कर दिए, 800 रुपए पैकिंग पर और 400 रुपए। 100 रेडियो क्या हो गए, रास्ते में नष्ट हो गए, मतलब कुछ हो गई टूट फूट, और 100 रेडियो क्या हो गए, 1,000 में से रास्ते में ही नष्ट हो गए। बा ने केवल कितने रेडियो मिले, बा तक के कितने रेडियो पहुंचे, 900 रेडियो ही प्राप्त हुए। बा ने माल की सुपुर्दगी ली और 600 रुपए व्यय किए। माल कैसा था, माल अबीमित था, मतलब माल का बीमा नहीं था। तो क्या कुछ पैसे मिले होंगे हमें बीमा कंपनी से, सवाल ही नहीं उठता जब बीमा ही नहीं था। तो सारा की सारा क्या हो गया, हमारा खर्चा हो गया। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, असामान्य हानि की गणना। तो देखिए एकदम सीधा है। अब हमें क्या दे रखा है, प्रत्येक वैल्यू दे ही रखी है, एक की कॉस्ट दे रखी है। तो कितने रेडियो नष्ट हो गए थे, तो रेडियो जो है 100 नष्ट हो गए। तो एक की कॉस्ट दे रखी है, 100 रेडियो नष्ट हो गए थे। तो कितने की कॉस्ट के रेडियो नष्ट हो गए थे, तो 15,000 कॉस्ट के रेडियो नष्ट हो गए थे। अब इस पे खर्चा भी करा था माल भेजने के लिए, तब हुआ ये रास्ते में। तो जब तक प्रेषक के खर्चे हो चुके थे, क्या हो गए थे, 800 रुपए तो पैकिंग के और 400 रुपए भाड़े के, जो किसके लिए दिए गए थे, 1,000 के लिए। तो अब 100 के लिए कितना होगा, तो बस हमने सिंपली करा कि 800 रुपए पैकिंग और 400 रुपए भाड़ा, टोटल 1200 रुपए लगे। 1200 किसके लिए हैं, 1,000 क्वांटिटी के लिए। तो 100 क्वांटिटी के लिए कितने, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 120 रुपए आएगा। कैसे आएगा, 1200 टोटल खर्चे थे कितने के लिए, 1,000 रेडियो के लिए। तो 100 रेडियो के लिए कितने होंगे, यही बनेगा। तो ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गए, 2 जीरो ऊपर नीचे से 2 ऊपर के जीरो गए, एक और बचा, इससे ये जीरो चला गया। कितने बचे, 120 रुपए बचे। कितने बचे, 120 रुपए।
तो 120 रुपए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो असामान्य हानि कितनी आएगी, फिर असामान्य हानि की लागत कितनी आ जाएगी, 15,120 रुपए। बात समझ में आ गई। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब रास्ते में हो, तो जो प्रेषणी ने व्यय करें उसको नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा, प्रेषणी के व्यय नहीं लेना है। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें हमने 600 रुपए नहीं लिए, ठीक है। इसमें हमने जो 600 रुपए थे वो नहीं लिए, ये वाले 600 रुपए जो बी ने व्यय करें। क्यों? क्योंकि ये सुपुर्दगी पे व्यय करें। और जबकि माल कहाँ पर नष्ट हो गया है, माल ए से बी तक आते आते ये रास्ते में ही ट्रक में माल नष्ट हो गया है। तो अभी तक बी तक तो ये माल पहुंचा ही नहीं था, तो इसलिए 600 रुपए का अनुपात नहीं लिया गया। बात समझ में आ गई। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन अगर असामान्य हानि पर आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और उसमें मिस्टर बी के भी खर्चे दिए रहेंगे, और एग्जाम में जो आंसर दिए रहेंगे उसमें मिस्टर बी के जो 600 रुपए खर्चा है उसको जोड़ करके भी आंसर एग्जामिनर दे के रखेगा, ताकि आप क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए और गलत कर दे। तो 600 रुपए वो ले लेंगे। अगर 600 रुपए वो भी लेकर के जुड़ा जाएगा तो आंसर में क्या दिया जाएगा, देखिए 600 रुपए है, कितनी यूनिट के लिए हैं, 1000 यूनिट के लिए। ये मान करके वो सॉल्व करवाएंगे आपसे। कैसा सॉल्व करवाएंगे, 1000 यूनिट के लिए। तो 1000 यूनिट के लिए कितने करे हैं, 600 रुपए, तो 100 यूनिट के लिए कितने होंगे, इसको वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 जीरो से ये जीरो गया, इससे ये गया, कितने, 60 रुपए। तो इसमें 60 रुपए जोड़ करके कितना आंसर भी लिखा रहेगा वहां पर, 15,180 रुपए। ये भी दिया रहेगा ऑप्शन में, क्या दिया रहेगा, 15,180 रुपए भी ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, ये 60 रुपए की कैलकुलेशन से भी, ताकि आप कुछ भी निकालें आप कॉन्फिडेंस से उसको लगाएं। तो ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना है, हमें जब कैलकुलेशन करें तो कोशिश करें कि ये हो। अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो इस तरह के ऑप्शन भी देते हैं, मतलब नॉर्मली तो नहीं देते हैं पर कई बार इस तरह के ऑप्शन देते हैं कि वो आप कैसे भी कैलकुलेट करें आपका आंसर बैठ जाए और आप उसे टिक कर दें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। अगला एक और एग्जाम्पल है, इसको ले लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो इस एग्जाम्पल को देखिए। अब एग्जाम्पल क्या है कि 200 साइकिलें जिनका लागत मूल्य कितना था, 300 रुपए था, प्रति कानपुर एजेंट के पास भेजे। मतलब कहां पर भेजे, हमने जो कानपुर में हमारा एजेंट था उसको भेज दिए। माल भेजने पर हमने कितने व्यय करे, 4000 रुपए व्यय करे, तो ये भी जुड़ जाएंगे। रास्ते में 5 साइकिल खराब हो गई, तो बस क्या जुड़ेंगे, रास्ते में हुई है, रास्ते में हुई है, क्या प्रेषणी तक पहुंचा है, नहीं, बात प्रेषणी तक पहुंची नहीं है, तो केवल प्रेषक के ही खर्चे लेंगे। बीमा कंपनी ने, हमने बीमा करा रखा था, देखिए अच्छी बात ये, तो बीमा करा रखा था, तो बीमा कंपनी ने कितने रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए। तो हम कॉस्ट करके देख लेंगे कितना हमें नुकसान हुआ है और बीमा कंपनी से पूरे पैसे मिले या नहीं मिले, ठीक है। शेष साइकिलों की सुपुर्दगी ले ली और उस पर कितने खर्चे करे, 780 रुपए लिए। तो क्या ये 780 रुपए हम लेंगे कैलकुलेशन में, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि माल कहाँ नष्ट हुआ है, रास्ते में हुआ है। अप्रत्यक्ष व्यय कितने हुए थे, 300 रुपए, तो इसको भी लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेषणी के व्यय हैं और ये रास्ते में हुआ है हमारा नुकसान, तो इसलिए इन दोनों को ही नहीं लेंगे। उसमें 175 साइकिल कितने में बेच दी, 400 रुपए में दर से बेच दी। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, असामान्य हानि की गणना करें। तो सिंपली कर लेंगे, कितनी साइकिल आई थी, हमें साइकिल आई थी 200, उसमें से 5 नुकसान हो गया और उसकी लागत कितनी थी, 300 रुपए। तो 5 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 1500। तो बस हमने यही करा, 5 साइकिल की लागत कितनी आ गई, 1500 रुपए आ गई। अब खर्चे ले लेंगे, किसके खर्चे लेंगे, प्रेषक के खर्चे लेंगे, क्योंकि माल रास्ते में नष्ट हुआ। तो प्रेषक के खर्चे कितने, 4000, कितनी साइकिलों के लिए, 200 साइकिलों के लिए। तो 5 साइकिलों के लिए कितना, तो वही हमने लग दिया कि 200 साइकिलों के लिए 4000 रुपए, तो 5 साइकिलों के लिए कितना, तो ये आ जाएगा 100 रुपए। तो टोटल असामान्य हानि की राशि कितनी हुई, असामान्य हानि की राशि हुई कितनी, 1600 रुपए, ठीक है। 1500 रुपए कॉस्ट, उस पर 100 रुपए एक्सपेंसेस लगे अनुपातिक, तो कितना आ गया, 1600 रुपए हमारी असामान्य हानि हो गई। अगर बीमा कंपनी से हम बीमा नहीं लेते तो यही क्या हो जाती, हमारी हानि हो जाती। बट अब हमने बीमा कंपनी से बीमा ले रखा है, तो उससे हमें इनकम कितनी मिली, मतलब कितना कंपनसेशन मिला, 1000 रुपए। पूरा कंपनसेशन मिला है क्या यहाँ बीमा कंपनी से, तो नहीं मिला है, मतलब अनुपातिक मिला है। कैसा मिला है हमें बीमा कंपनसेशन जो मिला है वो कैसा मिला है, अनुपातिक मिला है। तो अब जो हानियां बच जाती हैं वो क्या हो जाती है, असामान्य हानि की राशि हो जाती है। तो हमारे केस में असामान्य हानि की राशि कितनी है, 600 रुपए, क्योंकि 1600 रुपए टोटल हानि हुई थी, उसमें से 1000 रुपए तो हमें बीमा कंपनी से मिल गए। तो नेट में हमारा लॉस कितना हुआ, वो हुआ है 600 रुपए। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हुआ, बढ़े आगे।
चलिए, तो प्रेषण में अब हम बात करेंगे किसकी, सामान्य हानि की, मतलब जो नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस जो हम रोक नहीं सकते। नॉर्मल लॉस मतलब कैसा, जैसे पेट्रोल का उड़ जाना, कोयले का सूख जाना, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं जो प्राकृतिक कारणों से होते हैं जिनको रोका नहीं जा सकता है। तो सामान्य हानि को समझने के लिए थोड़ा सा फिर समय लगेगा और इसमें जो एग्जाम्पल है उसको भी समझना होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एक वीडियो में और कवर कर दूंगा, एक वीडियो और लगेगा, मैक्सिमम आधे घंटे का वीडियो होगा, क्योंकि बस क्या समझना है हमें, सामान्य हानि समझना है और उसका एक एग्जाम्पल है असामान्य हानि जैसा ही है। बस इसमें क्या करेंगे, सामान्य हानि को हम कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते, सामान्य हानि को नहीं मानते, मतलब हम ये शुरू से मान के चलते हैं कि अगर सामान्य हानि के केस में क्या होता है, मैं बता देता हूँ, बात उठी है तो फिर इसको अगले वीडियो में तो कवर करेंगे। कि जैसे मान लीजिए हमने 1000 लीटर पेट्रोल लाए थे, 1000 लीटर पेट्रोल लाए थे और 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, तो कितने का पेट्रोल हुआ, हम 1 लाख रुपए का पेट्रोल लेकर के चले ट्रक में। हमने 1 लाख रुपए, 100 रुपए पर लीटर का पेट्रोल था, 1000 लीटर पेट्रोल था, हमारे ये ट्रक में चला पेट्रोल भर करके। तो अब रास्ते भर में क्या होगा, पेट्रोल उड़ जाएगा। जब हम वहां पर पहुंचे हमारी जगह पर, मतलब प्रेषणी के पास, तो वहां पर कितना पेट्रोल निकला, वहां पर निकला 950 लीटर। कितना निकला, 950 लीटर। कोई चोरी नहीं हुई, कोई लीकेज नहीं हुआ, मतलब 50 लीटर उड़ गया पेट्रोल। तो हम क्या मानेंगे, हम जब सामान्य हानि की दशा में क्या मानते हैं कि हम शुरू से कितना पेट्रोल लेकर के चले थे, 950 ही लेकर के चले थे, ऐसा मान करके चलते हैं। तो अब 950 के लिए ही ये माना जाएगा कि 1 लाख रुपए लगे। सामान्य हानि का मतलब क्या होता है कि जो हानि एंड में बचती है उसको ही क्या माना जाता है कि यही लेकर के हम चले थे। तो 950 लीटर के लिए कितने खर्चा करें, अब हमने ये मान करके चलेंगे 1 लाख रुपए, और फिर इसमें कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अगले वीडियो में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो एक वीडियो और है, मैक्सिमम आधे घंटे का वीडियो है, आधे घंटे से 45 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, या 1 घंटा मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 1 आवर लगेगा और आपका पूरा कंसाइनमेंट हो जाएगा। बस हमें क्या पढ़ना है, नॉर्मल लॉस पढ़ना है, नॉर्मल लॉस का ये एग्जाम्पल पढ़ना है, और इसके बाद जो बचेगा वो बचेगा बीजक। माल को लागत माल से अधिक पर बेचा जाता है तो उसमें कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो समझना है, उसका एग्जाम्पल भी इसलिए मैंने ले रखा है। और इसके बाद ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, प्रेषणी के माल की वापसी और सेल अकाउंट सेल्स, मतलब विक्रय विवरणी जो हमने पढ़ी हुई है, बस वही सारी यहाँ पर बातें क्या है, डिटेल में थोड़ी सी हैं। तो ये इतना सा अब बाकी है, तो इसको मैं कवर करूंगा अगले वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।